नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़। और आज हम मौर्य वंश के 15 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेंगे। 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले करा चुके हैं और 15 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो होंगे, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे। तो आपको बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को समझना है, क्योंकि वेरियस एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इससे आपको पता चलेगा कि मौर्य वंश में आपको कितनी नॉलेज जो है वो यह है। आप ईमानदारी से प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। आपके जो वेरियस एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट के हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि जब कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपर में तो उसके बाद कहते हैं कि देखो ये प्रश्न वहां से पूछा गया। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि टॉलेमी फिलाडेल्फस किसके समय के जीवन की, जिसके मतलब साथ अशोक के राजनय संबंध थे, यानी कि राजनीतिक संबंध जो है वो स्थापित थे, तो ये कहाँ का शासक था? तो टॉलेमी फिलाडेल्फस जो है वो कहाँ का शासक था आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मिस्र का शासक था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अशोक को मातृ देवी का उपासक माना है? यानी कि किस इतिहासकार ने यह कहा था कि जो सम्राट अशोक है वो तो मातृ देवी की पूजा करता है? क्या स्मिथ ने कहा था, क्या पतंजलि ने कहा था, क्या तारानाथ ने कहा था, या फ्लीट ने कहा था? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्मिथ। ठीक है। स्मिथ के द्वारा ये जो बात है वो कही गई थी कि सम्राट अशोक जो है वो मातृ देवी का क्या है? उपासक है। ठीक है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। यानी कि मौर्य समाज का जो विभाजन है वो 7 वर्गों में विशेष तौर पर किया गया। ये बात कहाँ लिखी हुई है या ये बात किस इतिहासकार ने लिखी है, इसके बारे में बताइए। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो बात है वो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखी है। ठीक है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में है, ये बात कहाँ लिखी हुई है? तो इंडिका में लिखी हुई है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो आप लोग जानते हो मेगास्थनीज की है। अगला क्वेश्चन ये है 19वां कि निम्नलिखित में से कौन से स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण देते हैं? मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण देते हैं। तो ये जो विस्तृत विवरण देते हैं ये कौन से देते हैं? क्या कौटिल्य की अर्थशास्त्र देती है, क्या मेगास्थनीज की इंडिका देती है, क्या विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस देता है, या अशोक का अभिलेख देते हैं? तो आप लोगों को राइट आंसर जो है वो मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में करना है। देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका जो है उसने ज़्यादा लिखा है बजाय अर्थशास्त्र के। ठीक है। अर्थशास्त्र में बहुत सारी चीज़ें गायब है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका होगा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें ना तो चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया गया है, ना ही कोई मौर्य वंश के शासक का उल्लेख किया गया है, ना ही उसमें मगध का उल्लेख है, पाटलिपुत्र का उल्लेख है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अर्थशास्त्र से गायब हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मौर्य काल में सीता से क्या मतलब है? ठीक है। आपसे अब वर्तमान में कोई पूछा सीता क्या है, तो आप लोग कहोगे भगवान श्री राम की पत्नी है। तो उस समय मौर्य काल में सीता से क्या मतलब होता था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय है उसे क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। यानी कि सीता जो है वो एक पहले कर था, टैक्स था। और आप लोग जब रामायण देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, तो आप एक चीज़ देखते हो कि माता सीता का जन्म जो है वो एक मटके से हुआ था, जिसमें वो सीता माता जो है वो एक मटके में मिली थी खेत की जुताई करते समय। तो कहीं ना कहीं ये दोनों शब्द एक दूसरे को टच करते हैं। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय है, यानी कि ये मामला भी जमीन से जुड़ा हुआ है और सीता माता की उत्पत्ति भी जमीन से जुड़ी हुई है। ठीक है। चलिए, तो मौर्य परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो देखो, इन पे वैसे टिक लगे हुए हैं पहले से, तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी आपको याद रखना है समाहर्ता। जो समाहर्ता है वो क्या करता था? राजस्व इकट्ठा करता था। ठीक। चलो, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप का प्रभारी था? ठीक है। निम्न में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी जो था वो तोल माप जो है उसका अधिकारी हुआ करता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताओ? क्या वो पोतवा अध्यक्ष होता था, क्या वो पंड्या अध्यक्ष होता था, क्या वो सीता अध्यक्ष होता था, क्या वो सूना अध्यक्ष होता था? तो जो तोल का जो अधिकारी होता था वो उस समय माना जाता था पोतवा अध्यक्ष। ठीक है। पोतवा अध्यक्ष किसका अधिकारी होता था? तोल का अधिकारी होता था। 22वां क्वेश्चन यह है कि अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि
बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि जो रुम्मनदेही स्तंभ लेख है ये बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। ठीक है, तो रुम्मनदेही अभिलेख में ये जो बात है वो क्या है, उल्लेखित की गई है। क्या की गई है, उल्लेखित की गई है। चलिए, तो आप लोगों को क्या करना है, 18वां जो प्रश्न है, मैंने जो इसमें बताया था 18वां जो प्रश्न है, इसमें क्या है, सुधार करना है कि अशोक को मात्र देवी का उपासक जो है वो फ्लीट ने कहा था। ठीक है, स्मिथ ने नहीं कहा था, तो इसमें फ्लीट जो है वो राइट आंसर होगा। ये आपको करेक्शन करना है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन आया है कि मकदुनिया में अशोक का समकालीन जो राजा है वो कौन था, यानी कि जब सम्राट अशोक शासन कर रहे थे उस समय मकदुनिया में कौन उनके समकालीन था। क्या एंटियोकस सेकंड था, क्या एंटीगोनस गोनाटस था, या मगध था, या टोलमी सेकंड था। तो इसका जो राइट आंसर है वो एंटीगोनस जो है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि वी जो है इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे, यानी कि तक्षशिला में कौन कौन पढ़ सकते थे मौर्य काल के समय। केवल ब्राह्मण पढ़ सकते थे क्या, केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय पढ़ सकते थे क्या, केवल ब्राह्मण और वैश्य पढ़ सकते थे क्या, या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों पढ़ सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो हैं वो मौर्य काल में तक्षशिला में पढ़ सकते थे। शूद्रों के आगमन पर क्या लगी हुई थी, रोक लगी हुई थी। 3 वर्ण पढ़ाई कर सकते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, जो शूद्र थे वो नहीं पढ़ सकते थे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है। तो बताइए 26वें में क्या है, क्या तीसरे में माना है, क्या चौथे में माना है, या 5वें में माना है, या 7वें में माना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा। ठीक है, तीसरे में माना है कि अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धम्म का क्या माना गया है, अभिलेख माना गया है। किस शिलालेख में, तो तीसरे शिलालेख में ये बात उल्लेखित है। 27वां है कि किस इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म है। ठीक है, तो ये जो बात है वो किसने कही है कि किस इतिहासकार ने ये बात, इस बात को माना है कि शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वो क्या है, दम्भ ही है। कहाँ से मालूम चलती है ये बात, तो किस इतिहासकार से मालूम चलती है, तो इस बात को बोला है फ्लीट महोदय के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया है, फ्लीट महोदय के द्वारा बोला गया है। अगला क्या है, मौर्य काल में दंड विधान क्या था, जो दंड देने की प्रथा थी वो कैसी थी, क्या काफ़ी कठोर थी, क्या बहुत नरम थी, या लचीली थी, या किसी भी प्रकार की नहीं थी, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काफ़ी कठोर, यानी कि जो दंड विधान की प्रथा थी वो काफ़ी कठोर थी। निम्न में से किस मौर्य स्तंभ या किन स्तंभों पर सिंह जो है वो शीर्ष है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, क्या सारनाथ स्तंभ है, क्या सांची स्तंभ है, क्या लोहिया स्तंभ है, या लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए सिंह जो है वो आपको तीनों पे मिलेगा, वो आपको तीनों पे मिलेगा, यानी कि सारनाथ स्तंभ के ऊपर भी आपको सिंह मिलेगा, सांची स्तंभ पर भी मिलेगा, और लोहुआ स्तंभ जो है इस पर भी मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1 2 3 इज द राइट आंसर। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 30वां। ठीक, कि निम्न में से कौन समुद्र से समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम मौर्य साम्राज्य था। तो इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रथम साम्राज्य की बात आ गई तो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य जो है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो 15 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं ये आपके लिए फायदेमंद जो है वो साबित हुए होंगे, और आपकी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग ईमानदारी से बताइए, अगर आपने मौर्य काल को सीरियस होकर पढ़ा है तो आपने कितने प्रश्नों को राइट किया। अगर आपने अच्छे प्रश्न राइट नहीं किए तो आपको मौर्य काल को एक बार किताब से पढ़ने की जरूरत है, काफ़ी विस्तृत रूप से। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना और आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज हम लोग लाने वाले हैं जहां आप अपनी तैयारी परख सकते हैं। इतिहास से रिलेटेड आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।